नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं वेकअप जिंदगी। तो चलिए वेकअप जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, मिशन 2017 और मिशन 2017 में खबरों में सबसे पहले कुनबे में मचे घमासान के बाद समाजवादी पार्टी ने बीते दिन लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी किया। यूपी के सीएम और एसपी अध्यक्ष अखिलेश ने घोषणा पत्र जारी किया। खास बात यह है कि मुलायम सिंह और शिवपाल यहां नहीं पहुंचे और मंच पर अखिलेश के साथ मौजूद आजम खान मुलायम को मनाने उनके घर भी पहुंचे, लेकिन वो नहीं आए और अखिलेश ने उनकी गैर मौजूदगी में ही चुनाव वादे कर डाले। रविवार का दिन होने के बावजूद सुबह से ही लखनऊ में गहमागहमी रही। जनता को सीएम अखिलेश के वादों का इंतजार था। अखिलेश ने अपने भाषण में पहले एसपी सरकार के काम गिनाए, फिर मोदी सरकार और बीएसपी को निशाने पर दिया। उन्होंने बीएसपी सरकार को पत्थर वाली सरकार करार दिया। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे दिन याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए इस बार भी अखिलेश जनता को काफी कुछ बांटेंगे। अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र में यूपी की जनता के लिए मुफ्त सौगातों की बरसात कर दी। सौगातों की बरसात। छात्रों को स्मार्टफोन देने का काम जारी रहेगा। लोहिया आवास योजना को बढ़ाने का काम करेंगे। लैपटॉप, कन्याधन जैसी योजनाओं को मजबूती से लागू करेंगे। 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए की मासिक पेंशन देंगे। समाजवादी किसान कोष बनाएंगे। गरीबों को मुफ्त चावल गेहूं दिया जाएगा। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर देंगे। अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष योजनाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम। मजदूरों को रियायती दर पर मिड डे मील। गरीबों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। रोडवेज में महिलाओं को किराए में आधी छूट। आगरा, कानपुर, मेरठ, वाराणसी में भी मेट्रो परियोजना लाएंगे। प्राथमिक स्कूल के छात्रों को मुफ्त 1 किलो घी, 1 लीटर दूध पाउडर मिलेगा। जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ेंगे। जहां अभी 16 से 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, वहां 24 घंटे बिजली देंगे। घोषणा पत्र जारी करने से पहले अखिलेश ने मोदी सरकार और बहुजन समाज पार्टी पर खूब तंज कसे। सीएम ने कहा कि जनता अच्छे दिन ढूंढ रही है। सीएम ने पीएम मोदी से पूछा कि आपने कभी झाड़ू पकड़ा दी, कभी योग कराया और आपने यूपी को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम समाजवादी लोग अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। हमें तो हर तरह के अच्छे, बुरे, खराब और जितने तरह के दिन होते हमने तो देख लिए और बहुत कम समय में देख लिए। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार ने बहुत काम किया। मेट्रो बनाई है, एक्सप्रेस वे बनाया है। जनता जानती है कि कौन गरीबों, अल्पसंख्यकों का शुभचिंतक है। तो लखनऊ में जहां मेट्रो बन करके ट्रायल पर चल दी है, दूसरी ट्रेन भी जल्दी आ जाएगी। अगली बार सरकार आपकी होगी तो मेट्रो से ही बैठ करके बजट का पेश करने का मौका भी हमें मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घोषणा पत्र का टाइटल है काम बोलता है। इसके साथ ही गाना भी है। इस गाने में मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव के काम का गुणगान है। काम बोलता है, काम बोलता है, अजी काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अजी काम बोलता है। कार्यक्रम में अरविंद सिंह गोप, सांसद डिम्पल यादव, मंत्री अभिषेक मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया और राम गोविंद चौधरी भी मंच पर बैठे थे। इस अवसर पर रामूवालिया मंच पर बैठे पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मम्मी को याद करके भावुक हुए। इसके साथ ही उदयवीर सिंह तथा पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा ने भी वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अब अखिलेश अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमित यादव, एपीएन। और इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सपा के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। वर्तमान सपा सरकार के लगभग पूरे हो रहे 5 वर्षों के कार्यकाल में
इनका काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव के लिए आज सपा द्वारा जारी किए गए इनके चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने खासकर अपने वोटों के स्वार्थ में जो किस्म किस्म की प्रलोभन भरी चुनावी घोषणाएं आदि की हैं, तो उससे प्रदेश की जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है, बल्कि इससे पहले इनको यहाँ प्रदेश की जनता के जान माल व मजहब की तथा उनकी बहन बेटियों की भी पूरे तौर से हिफाजत करनी चाहिए थी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से विक्रम मिश्रा। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है, क्योंकि मैनिफेस्टो जिस तरह का होता है हर पार्टी का, इसी तरह का वही भी है। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तमन्ना, तो जिस तरीके से गठबंधन की बात और अटकलें लगाई जा रही थी, उसके बाद सबका पटाक्षेप हो गया और उस पे कांग्रेस ने साइकिल की सवारी करने की अपनी मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए चुनावी मैनिफेस्टो का, जिस तरीके से इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा कोशिशें की गई हैं अल्पसंख्यकों पर डोरे डालने के लिए। इसके साथ में मजदूरों के साथ, जो मजदूरों का तमगा है, अवैतनिक मजदूर जो होते हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, उनको राशन कार्ड बांटने की बात कही जा रही है, उनके लिए कैंटीन खोलने की बात कही जा रही है, महिलाओं के लिए उन्नत किस्म की चीजें बताने की बात कही जा रही है। स्मार्टफोन योजना और लैपटॉप योजना ये बंद नहीं होंगी, जैसे अभी सरकार ऑन की हुई है वैसे आगे भी जारी रहेंगी। ये तमाम लोक लुभावन वायदे जो हैं वो अखिलेश यादव ने किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो इनकी थीम लाइन है, काम बोलता है, अगर काम बोलता है तो गठबंधन की आवश्यकता इन्हें नहीं थी, अगर काम बोलता उत्तर प्रदेश के भीतर तो। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो के जरिए ये कोशिश की गई है कि बड़े से छोटे तबके, मतलब हर वर्ग के लोगों को बेहतर योजनाओं से जोड़ा जाए। जैसे मैत्री परियोजना के जरिए लखनऊ से लेकर कुशीनगर तक, तकरीबन दिल्ली से महोबा, दिल्ली, बांदा होते हुए तकरीबन 552 किलोमीटर की सड़क जो है वो बनाने की बात कही जा रही है। उसके जरिए वहां पर रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर छोटे छोटे एडिशंस ओपन करने की बात कही जा रही है, जैसे लोहिया आवास योजना हुआ। इसके अलावा बुफेट की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर खेल के लिए स्टेडियम वगैरह की बात कही जा रही है। बेरोजगारों को तकरीबन 1 करोड़ आबादी जो है उनको 1000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात कही जा रही है। यानी हर वर्ग को लुभाने के लिए एक लोक लुभावन मैनिफेस्टो जो है ये तैयार किया गया है तमन्ना। लेकिन इसका असर कितना होगा, जिस तरीके से विरोधी जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक मायावती ने साफ बोला कि मजहब यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, लोगों का, लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। इसके साथ में यहाँ पर अपराध ज्यादा बोलता है, काम नहीं बोलता है। तो निश्चित तौर पर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि ये स्वार्थ का पुलिंदा बांध करके परोसा गया है लोगों के सामने, और जनता इतनी होशियार है कि वो जानती है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। दूसरी बात, जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद से तकरीबन 79 प्रत्याशी, यानी 79 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, उनको मैदान में उतार दिया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति से दूरी बनाई रखी गई, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद अमेठी से उनको भी टिकट दे दिया गया कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद। तो निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन हुआ है ये मजबूरी की दोस्ती जरूर है, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साझा मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है तमन्ना। चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। और आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो हो गया, वो गठबंधन जिसका दोनों ही पार्टियों को इंतजार था। कहा जाता है कि दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत में बार बार अड़चन आने के बाद प्रियंका गांधी को दखल देना पड़ा। प्रियंका के दखल और भेजे दूत के जरिए समझौते की जमीन तैयार हुई। गठबंधन के ऐलान तक दोनों पार्टियों के बीच रूठने मनाने के कई दौर चले। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद गांधी परिवार के चेहरे पर रौनक जरूर लौट आई, लेकिन यूपी के बहुत से छोटे बड़े नेता ये नहीं चाहते थे कि गठबंधन परवान चढ़े। दलील भी थी कि चुनाव भले ही ना जीते, लेकिन हर सीट पर उम्मीदवार उतारने से प्रदेश में कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। इसी में ये नेता अपना खेल भी कर लेंगे। इसी की आड़ में कई जगह जीतने और हारने के लिए अपने मनपसंद उम्मीदवार प्रत्याशी उतारने का मौका हासिल हो जाता। सियासत का फायदा लेने के मंसूबों पर गठबंधन से पानी फिर गया और आखिरकार गठबंधन का ऐलान हो गया। उन तमाम समवैचार के लोगों ने जो वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके अनुरोध पर प्रदेश की जनता के प्रगति के लिए
आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। यही हाल सपा में भी नजर आया। दोनों तरफ ऐसे नेताओं की भरमार है जो अपने अपने आलाकमान की मुश्किलों में इजाफा ना भी करें तो कम भी होने देने के लिए हामी नहीं है। सपाई कहते रहे हैं कि कांग्रेस 54 से ज्यादा डिजर्व नहीं करती, फिर भी 20-25 भी ठेलुए में दे दी जाएंगी। उधर कहा जाता रहा कि सपा में कलह के दौरान तो अखिलेश यादव ने 142 सीटें देने का लिखित वादा तक कर डाला था, लेकिन साइकिल मिलते ही वादा हवा हो गया। बाद में सपा 121 पर आई। कांग्रेस इसके लिए तैयार हुई तो सपा को नेताजी के 38 कैंडिडेट याद आ गए। जब कांग्रेस नेताओं ने नाक भौं सिकोड़ी तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 198 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने हमको अवगत कराया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। सपा की सूची आने पर कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इनमें कांग्रेस की 17 सीटें थीं जिन पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी। तुरंत भागकर यूपी कांग्रेस के नेता आलाकमान के शरण में पहुंच गए। अखिलेश यादव ने अपना फोन बंद कर दिया। प्रियंका गांधी ने डिंपल को फोन लगाया। डिंपल के फोन से अखिलेश से बात की गई। आगे की बातचीत के लिए इस बार पार्टी के बड़े नेता की जगह अपना आदमी लखनऊ भेजा गया। सपा कांग्रेस को 100 सीटें तक देने को तैयार हो गई, लेकिन प्रियंका ने राम गोपाल यादव से दिल्ली में बातचीत कर सीटों की आखिरी डील सील कर दी। बहरहाल सत्ता का गठबंधन तो हो गया, लेकिन जब आगाज ही ऐसा हो तो समझा जा सकता है कि अंजाम गठबंधन क्या होगा। सचिन शर्मा, एपीएन। और यूपी में जारी गठबंधन की सियासत से हालांकि बीजेपी बेपरवाह दिख रही है। केशव प्रसाद की माने तो यूपी में इस बार कोई गठबंधन काम नहीं करेगा और कमल खिड़कर रहेगा और सपा बीएसपी मुक्त यूपी बनेगा। रणनीति है सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश पहले हो गया। किसी के साथ गठबंधन? हमारे गठबंधन के साथी अपना दल और भारतीय समाज पार्टी। अखिलेश सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश ने बोला है अखिलेश जी धोखा देने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और उनके घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं है। जो उन्होंने वादा किया 2012 में उसे पूरा नहीं कर सके, अब 2017 में कोई वादा करके पूरा कर पाएंगे, इस भरोसे को वह जनता के बीच में पहुंचाने में नाकामयाब है। उनके चेहरे में आज मैं देख रहा था पराजय साफ झलक रही थी। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे 100 से अधिक सीटें अब कांग्रेस के हाथ में हैं। एक तरफ कांग्रेस की ये बड़ी सफलता मानी जाए और दूसरी तरफ ये भी संदेश जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव जो है अपनी पार्टी की आंतरिक झगड़े के कारण मैदान में अकेले उतरने को लिए तैयार भी नहीं थे। देखिए तमन्ना, निश्चित तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी कलह मची हुई थी उसको लेकर के काफी ज्यादा समय जो है वो निकल चुका था। इसको लेकर के ये संशय बना हुआ था कि अब चुनाव प्रचार करने का उतना मुकम्मल वक्त हमें नहीं मिल पाएगा जितना होना चाहिए था। दूसरी बात, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी पर बसपा जो है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम पार्टियां जो है वो हमलावर होती रही हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय जरूर बनती आने वाले दिनों में। इसके साथ अगर देखा जाए तो अंदरूनी कलह जो चल रही थी उसकी वजह से मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी बिफर रहे थे, दलित वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहे थे। तो इसको लेकर के गठबंधन एक जरूरी चीज बन गई थी समाजवादी पार्टी के लिए। कोशिश भी यही थी कि गठबंधन के जरिए चुनाव मैदान में उतरा जाए और उसके बाद से चुनावी वैतरणी को पार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव सीटों का बंटवारा किया गया है, सीटों के बंटवारे के बाद से जिस तरीके की रणनीति बनाई गई है वो कहीं ना कहीं अब भी संदेह के दायरे पैदा कर रही है, क्योंकि 9 सिटिंग एमएलए कांग्रेस के जहां पर हैं वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कंटेस्टेंट को उतार दिया है। दूसरी बात, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो अमेठी से विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। तो कांग्रेस इतनी बेइज्जती क्या बर्दाश्त करेगी उत्तर प्रदेश के भीतर, क्योंकि मृतप्राय जरूर है लेकिन अभी भी कांग्रेस का जो ओहदा है वो यहां पर बेहतर है। दूसरी बात, राज बब्बर का वो जो बयान
जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जब पीसी होने की बात कही गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पे होगी, ज्वाइंट पीसी जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे होगी, राज बब्बर ने वहां पर साफ तरीके से वहां पे मना कर दिया कि ज्वाइंट पीसी जो है वो समाजवादी पार्टी कार्यालय या कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर नहीं होगी, कहीं तीसरी जगह पे होगी जो ना आपका होगा ना मेरा होगा, ज्वाइंट पीसी ऐसी जगह पे होगी। तो निश्चित तौर पर हाथ तो मिल गए हैं लेकिन दिल अभी भी नहीं मिले हुए हैं तमन्ना, और ये आने वाले दिनों में अगर ये जरूरत की दोस्ती टिकी तो सही, अगर दलित वोटर और मुस्लिम वोटर अगर छिटके तो ये आने वाली जो दोस्ती है ये आने वाले दिनों में ये और भी विभत्स रूप में सामने आएगी। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सपा और अब कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, और जहां तक बीजेपी के समक्ष खड़े होने की बात है तो बीजेपी के लिए ये संदेश जरूर जाता है कि शायद सपा इकलौती सेकुलर चुनौती दाता है बीजेपी के लिए। और वहीं दूसरी तरफ यूपी की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में रीता बहुगुणा जोशी जैसी दल बदलू उम्मीदवार को टिकट मिला है। रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से टिकट मिला है, लेकिन अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं मिला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में लखनऊ से ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। हमीरपुर से अशोक चंदेल मैदान में होंगे, जबकि महोबा से राकेश वर्मा को टिकट मिला है। इससे पहले 19 जनवरी को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 149 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, और अब उत्तर प्रदेश के कुल 403 में से बीजेपी ने 304 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के साथ ही कई नेताओं के बेटे बेटियों को पार्टी का टिकट मिल गया। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में रविवार शाम को 155 नामों की सूची जारी कर दी गई। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें जहां अनेक दल बदलुओं को नवाजा गया है, वहीं कई बड़े राजनेताओं के बेटे बहू और बेटी को टिकट दिया गया है। टिकट पाने वालों में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी हैं। पंकज सिंह को नोएडा से टिकट दिया गया है। राजनाथ के बेटे को टिकट देने के लिए बीजेपी ने नोएडा से अपने मौजूदा विधायक बिमला बाथम का टिकट काट दिया है। नोएडा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह को नोएडा से दिया गया है। वहीं अमेठी से संजय सिंह की पत्नी गरिमा को टिकट मिला है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह कमल के निशान से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कैराना सीट से सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगंका सिंह को टिकट मिला है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बहू को भी टिकट से नवाजा गया है। कैराना मृगंका सिंह, इलाहाबाद पश्चिम से आप सबके चिर परिचित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, पहले प्रवक्ता रहे, इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में बाहरी नेताओं को टिकट दिए जाने से घमासान भी मचा हुआ है। इससे पहले ये लिस्ट शनिवार की देर शाम जारी की जाने वाली थी। उम्मीदवारों के नाम तय होने के बावजूद कई सीटों पर एक नाम को लेकर अंतिम सहमति न बनने से इसे रविवार तक के लिए टाल दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और एक बार फिर से रुक करते हैं विक्रम मिश्रा का। विक्रम, प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद की नसीहत तो देते नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवारवाद तो यहाँ पर भी हावी दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर परिवारवाद के मसले पर नरेंद्र मोदी जरूर हमलावर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से टिकट बांटा गया है तमन्ना, उसमें साफ तौर पर परिवारीय हब जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट भले ही ना मिला हो, लेकिन उनके बेटे जो हैं उत्कर्ष मौर्य, उनको ऊंचाहार से टिकट दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के उसमें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम लीडर्स जो हैं, जो बाहरी लीडर्स आए हुए हैं, जैसे रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से, ब्रजेश पाठक लखनऊ उत्तर से, इन तमाम लोगों को यहाँ पर टिकट दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अंतर विरोध जो है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर देखा जाए, परिवारवाद पर ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डींगे हाँका करती थी। इसके अलावा दूसरों पर हमलावर भी रहा करती थी कि परिवारवाद को वो लोग बढ़ावा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट देने का ऐलान किया गया है। ये तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे उदाहरण जो है ये शो करते हैं कि परिवारवाद से अब भारतीय जनता पार्टी भी दूर नहीं है, और ये भी अब अपने लोगों को उपकृत करने से पीछे नहीं हट रही है। कारण यह है कि मिशन 2017 में 14 साल का जो बनवास है उसको खत्म करना है, और किसी भी तरीके से सत्ते के सूखे को खत्म करने के साथ वापसी करनी है, चुनावी वैतरणी पार करनी है। तो जिताऊ कैंडिडेट कौन कौन से होते हैं उनको लेकर के दांव लगाए जा रहे हैं। दूसरी अहम चीज अगर देखा जाए तो बाहरी जिस तरीके से आए हुए हैं, जैसे रीता बहुगुणा जोशी का कैंट में अच्छा प्रभाव रहा हुआ है। इसके अलावा कैंट में सुरेश तिवारी जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं, उनका भी अच्छा प्रभाव रहा हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक पर दांव ना लगा करके या फिर अपने प्रत्याशी पर दांव ना लगा करके रीता बहुगुणा जोशी पर दांव लगाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि यहां पर वोट फैक्टर जो है, चूंकि पहाड़ी मतदाता वहां पर ज्यादा है, वोट फैक्टर पोलराइज ज्यादा हो सकता है। तीसरी बात अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक जो है, जहां से उनको टिकट दिया गया है वो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, उन पर दांव लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही की गई है, बाहरी भले ही है लेकिन कोशिश ये की गई है कि उन पे दांव लगाया जाए और जीता जाए। जी, और जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी उसमें भी स्वर्ण और गोलबंदी पर जो था वो जोर दिया गया था, इसमें भी वही नजर आ रहा है। माफ करिएगा तमन्ना, एक बार फिर अपनी सवाल को दोहराइए। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, बाहरी लोगों को भी मिला, परिवारवाद भी हावी हो रहा है, और तीसरी जो बात है संगठन की, अगर हम बात करें तो संगठन के भी 25 से ज्यादा नाम इसमें शामिल हैं जो या तो संगठन के अच्छे पदों पर पहले रह चुके हैं या फिर अभी भी अच्छे पद पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरएसएस के जरिए ही रेगुलेट होती है, लेकिन आरएसएस थिंक टैंक मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी वार रूम बनाया गया है उसके भीतर से जो एक तरीके से रणनीति बनाई जाती है वो आरएसएस को भेजी जाती है। अंतरिम मुहर जो है वो आरएसएस की ही लगती है। संगठन के तकरीबन 25 लोगों को जरूर टिकट मिला है, लेकिन इसके साथ बाहरी जो लोग आए थे उनको टिकट नवाजे गए हैं। साथ में तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बच्चों को भी टिकट दिया गया है, लड़कों को भी टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश जरूर कर रही है कि जो भी लोग जिताऊ कैंडिडेट है, जो भी जीत करके आते हैं, जिनके भीतर विनिंग फैक्टर दिखाई देता है, उनको टिकट दिया जाए और यह वैतरणी पार करके आया जाए। आप अगर एक चीज गौर करें तो पहले समाजवादी पार्टी की लिस्ट की घोषणा होती है और उसके तकरीबन 25 मिनट के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरित यानी टिकट की पूरी लिस्टिंग आ जाती है, किसको किसको टिकट मिला है। तो रणनीति तो प्रॉपर बनी हुई है। रणनीति को लेकर के, क्योंकि गठबंधन को लेकर के संशय जरूर बना हुआ था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर, अब जैसे ही वो पोलराइज होता है, जैसे ही फैक्टर क्लियर होता है, उसके तत्काल बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट की घोषणा कर देती है। तो निश्चित तौर पर नजरें सबकी बनी हुई है, जनता भी लगातार दिमाग लगा रही है, ध्यान दे रही है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। हालांकि परिवारवाद के मसले पर भारतीय जनता पार्टी भी अब बेनकाब हो चुकी है। जी चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अमेठी से विधायक और पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के अच्छे दिन आने का नाम नहीं ले रहे। एक और जहां उनके टिकट को लेकर संशय बरकरार है, तो वहीं दूसरी ओर वो आचार संहिता उल्लंघन में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह यादव की बेहद करीबी गायत्री प्रजापति को आचार संहिता के उल्लंघन को नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस एक मालवाहक गाड़ी में भारी मात्रा में साड़ियां पकड़े जाने पर जारी किया गया। चुनाव आयोग ने गायत्री प्रजापति को आज यानी 23 जनवरी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक प्रजापति ने इन साड़ियों को चुनावी फायदे के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में बंटवाने के लिए मंगवाया था। साड़ी मिलने के कुछ ही घंटों बाद गायत्री के बेहद नजदीकी शख्स के यहां बड़ी संख्या में साइकिलें और साड़ियां बरामद की गई थी। और वहीं आरक्षण मामले पर आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। मायावती के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने मायावती के बयान को हताशा का परिचायक बताया और कहा कि आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ऐसी पहली पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति को आरक्षण की सुविधा के साथ साथ प्रमोशन के भी लाभ देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति को आरक्षण की सुविधा के साथ साथ प्रमोशन में भी लाभ देने का कार्य किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के अंदर प्रधानमंत्री थे। मायावती जी का यह बयान उनकी हताशा को प्रदर्शित करता है। जो विकास कार्य ठप पड़े हैं, नौजवान बेरोजगार हुआ है, किसान बदहाल हुआ है, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने की एक कुत्सित चेष्टा, इसके सिवा कुछ नहीं। चुनाव आते ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। यहां से प्रत्याशी उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेता अजय भट्ट हैं। अजय भट्ट का आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में आपदा राहत कार्यों में घोटाले किए गए। अवैध खनन माफियाओं को छूट देने के साथ ही खनन घोटाला किया गया। वहीं नारी निकेतन की शर्मनाक घटना ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पोल खोल दी है। वहीं अजय भट्ट ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को पाक साफ बताते हुए बीजेपी को पवित्र करार दिया। साथ ही इसके बचाव में दलील देते हुए कहा कि मुद्दा प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों का है और गंगा जल के एक बूंद में जो भी पानी आता है वो पवित्र हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक करण मेहरा ने कहा कि अजय भट्ट के 18 साल के कार्यकाल में रानीखेत की अनदेखी हुई है। यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए। ऐसे में रानीखेत विधानसभा इलाका जिले के
अन्य विधानसभा क्षेत्रों से पिछड़ चुका है। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेता अजय भट्ट को हार का मुंह दिखाएगी। नारी निकेतन का मुद्दा, आपदा में बंदर बांट का मुद्दा, शराब की पॉलिसी बदलने पे 100 करोड़ से ज्यादा का सरकार द्वारा लेने का मुद्दा और जो अनाज के बोरे गरीबों में बंटने चाहिए थे लगभग 42,000 बोरे, वो कांग्रेस के नेता के गोडाउन से निकले और उसको दबा दिया गया। कुछ भी नहीं किया। ग्रीन बोनस की बात करते हैं, 5 सांसद केंद्र में हमारे यहाँ से बीजेपी के हैं, कोई दबाव नहीं। आज हमारा एपीएल का राशन में कटौती हो गई है, मनरेगा का पैसा पिछले 6 महीनों से मनरेगा का पैसा रोका गया है, विकास के सारे पैसे रोके गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना कोई भी जो एक धर्म होता है, राजधर्म होता है, उसका पालन नहीं। और उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगावर ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हरीश रावत पर हमेशा उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि इससे वो काफी आहत हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनको जिला पंचायत में विकास कार्य कराने के लिए धन नहीं दिया और उनके बेटे के नाम से बड़ा गांव में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, उसको भी पूरा नहीं किया। खबरों के मुताबिक सीएम हरीश रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद से वादा किया था कि वो उनके बेटे को किच्छा विधानसभा से प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत इससे मुकर गए। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ईश्वरी प्रसाद बाजपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी यशपाल आर्य के घर अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचे। हालांकि उन्होंने बीजेपी में आने की बातों से इनकार किया। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी नेता यशपाल आर्य ने कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की हिटलरशाही की वजह से कांग्रेस की पूरी गति हुई है। यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं रही है, जबकि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि कांग्रेस की पहले ही नाक कट गई है और अब गला काटने वाला ही कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया निश्चित है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपको धन देंगे, आज तक धन नहीं दिया उन्होंने। यहाँ पर बराह में जब मेरा बेटा खत्म हुआ था, उसके नाम से डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा की, तो डिग्री कॉलेज आज तक उन्होंने यहाँ पर बना के नहीं दिया। और मैं जब उनके पास टिकट के लिए साहब से पहले गया था तो उनको कह देना चाहिए था कि मैं सुरेश को टिकट नहीं दे पाऊंगा, मैं खुद टिकट लूंगा, तो हम उनकी तैयारी करते, उनको चुनाव लड़ाते। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और विश्वासघात किया, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। ईश्वरी प्रसाद गंगवार जी और उनके सुपुत्र जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, त्यागपत्र दिया है और जल्द ही वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और यह सिलसिला शुरू हो। उनको तो शर्म ही नहीं है, सारे कांग्रेसी तो छूट करके चले गए हैं, अब कांग्रेस बची कहाँ है? इसलिए उनको बची नहीं होगी तो सर कटवाने वालों को ले जाएंगे। कांग्रेस की तो नाक ही कट चुकी है, सारे लोग उसको छोड़ के चले गए। जिसकी नाक कट चुकी तो उसका सर कहाँ बच गया? और बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवर दिखा रहे बीजेपी नेताओं के निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में, देखिए रिपोर्ट। तो बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवर दिखा रहे बीजेपी नेताओं के निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरने को लेकर बीजेपी दिग्गज नेता सतपाल महाराज ने कहा कि पार्टी से रूठे सभी अपनों को मना लिया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि बड़ी पार्टी में चुनाव का वक्त ऐसी स्थिति सामने आना स्वाभाविक है, लेकिन रूठों को पार्टी मना लेगी और एकजुटता के साथ उत्तराखंड में सभी सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। समझाने का प्रयास करेंगे। हर पार्टी के अंदर लोग निर्दलीय लड़ते हैं, जो पार्टी बड़ी होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत असंतोष होता है, उसको हम समझाने का और बैठाने का हम प्रयास। और कांग्रेस पार्टी गोवा का चुनावी घोषणा पत्र आज जारी करेगी। इसे पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जारी करेंगे। कांग्रेस गोवा की 40 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों की राय जाननी शुरू कर दी है।
और गोवा में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की निर्धारित रैली से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह वास्को और पोंडा में सार्वजनिक रैली को संबोधन करेंगे। वो चुनाव अभियान की समीक्षा के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर तनाव जारी है। हजारों की संख्या में मरीना बीच पर प्रदर्शनकारी जमा हुए हैं, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जल्लीकट्टू से जुड़े अध्यादेश पर राज्यपाल विद्यासागर राव ने शनिवार को ही दस्तखत कर दिए थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने लोगों से विरोध प्रदर्शन न करने की मांग की है। मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और केंद्र सरकार के 1 फरवरी को आम बजट पेश करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले पर जवाब देने के लिए और समय दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी। पिछली सुनवाई में सीजेआई खेर सिंह ने याचिकाकर्ता से सवाल किया था कि आप बताइए कि सरकार ने इस मामले में कौन से कानून का उल्लंघन किया है, संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन है, आप इस बारे में तमाम तैयारी कर कोर्ट को बताएं। दरअसल वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि कानून के हिसाब से बजट नए वित्तीय सत्र में होते हैं और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए केंद्र सरकार को 1 फरवरी को बजट पेश करने से रोका जाए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि 4 फरवरी से 8 मार्च तक यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए केंद्र सरकार आम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती है। इससे पहले विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिला था और बजट पेश करने की रोक को लेकर मांग की थी। तो कई विपक्षी दल चुनाव बाद बजट के पक्ष में नहीं है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और नोटबंदी के फैसले के समर्थन के बाद नीतीश और मोदी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में क्या आज होने वाली जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक में इस पर कोई चर्चा होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नोटबंदी के फैसले के समर्थन के बाद नीतीश और मोदी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और 5 राज्यों में चुनाव पर भी इसका असर पड़ना लगभग तय है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोर कमेटी की बैठक में नीतीश कुमार नोटबंदी पर पार्टी के स्टैंड को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे में इस बैठक पर बीजेपी सहित सभी दलों की निगाहें लगी हैं। और अपनी बहादुरी से दूसरों के लिए उदाहरण बने 25 बच्चों को पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार देंगे। इनमें 12 लड़कियां हैं और 13 लड़के शामिल हैं। ये बच्चे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। 4 बच्चों को बहादुरी अवार्ड मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये पुरस्कार हर साल 6 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। सोमवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी। इसके चलते इंडिया गेट के आसपास कई सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। और आज यूपी के सभी वकील एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रदेश भर में हो रही वकीलों की हत्याओं का खुलासा न होने पर नाराज इलाहाबाद बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष ने प्रदेश व्यापी एक दिन की हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए प्रदेश भर के वकीलों से कोर्ट और कचहरी न जाने का आह्वान किया है। ये निर्णय रविवार को अध्यक्ष और सदस्य की एक बैठक में लिया गया। वहीं इलाहाबाद बार काउंसिल बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ताओं का रोष भी साफ तौर पर दिखा। तो बिगड़ती कानून व्यवस्था से वकीलों की नाराजगी, जिसके चलते आज हड़ताल पर रहेंगे वकील, और वकीलों की हत्याओं का खुलासा न होने से नाराज हैं ये सब वकील।
हम लोग कई बार मुख्यमंत्री से मिले, प्रशासन से मिल रहे हैं, कह रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो और वकीलों के विरुद्ध जो आपराधिक कार्रवाइयाँ हो रही हैं वह नहीं थम पा रही हैं। ये तो प्रस्ताव हम लोगों ने किया है, आग्रह किया है सभी बार एसोसिएशन से पूरे प्रदेश की कि कल आप अपना विरोध दिवस मनावें, उसमें यही है। और दंगल फिल्म के रियल लाइफ की रियल किरदार बबीता फोगाट ने मेरठ जिला प्रशासन के वोटर जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान बबीता की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। बबीता ने महिलाओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की और कहा कि बेटियां किसी भी फील्ड में बेटे से कम नहीं है। बबीता ने महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की सीख दी। उन्होंने सभी माता पिता से बेटियों को मौका देने की गुजारिश की। इस कार्यक्रम में बबीता ने कुश्ती प्रतियोगिता का भी आनंद उठाया। वहीं मेरठ की डीएम चंद्रकला ने जनता से जमकर मतदान करने की अपील की। मैं यही कहना चाहती हूँ हर महिला से, हर उनके माता पिता से कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज का समय बदल गया है, बेटियां किसी भी फील्ड में बेटों से कम नहीं है और उनको मौका दीजिए कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपना मुकाम हासिल कर सके, अपना आगे। नैतिक मतदान से ही हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, सभी युवा वोटर, सभी वर्ग के वोटरों को 11 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास आज वित्तीय वर्ष 2017-2018 का बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट का आकार 75,000 करोड़ रुपए के करीब का होने का अनुमान है। इस वर्ष के बजट में योजना मद और गैर योजना मद का प्रावधान नहीं होगा। इसकी जगह पर राजस्व और पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार टैक्स में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। आदिवासियों और अल्पसंख्यक पर बजट का फोकस हो सकता है। ग्रामीण विकास और शिक्षा के साथ साथ उद्योग और पर्यटन विकास सरकार की प्राथमिकता में है, जिसकी झलक बजट में भी देखने को मिली। तो चलिए सीधा बात करते हैं रांची में मौजूद हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन से। ज्ञान रंजन, क्या है झारखंड की अहम खबरें? ज्ञान रंजन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो झारखंड विधानसभा में आज राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट को मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रघुवर दास सदन के में रखेंगे और वो विकास योजनाओं का क्या खाका तैयार किए इस वर्ष के लिए उसके बारे में जानकारी देंगे। जो जानकारी मिल रही है, इस बार का बजट का आकार काफी लंबा है। राज्य सरकार 75,000 करोड़ रुपए के बजट को सदन में पेश कर सकती है, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो व्यय के रूप में इसे तारांकित किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय में 53,000 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय में 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। ये जानकारी देना आवश्यक है कि इस बार के बजट में राज्य सरकार ने योजना मद और गैर योजना मद को हटा दिया है। ये नीति आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है और चूंकि केंद्र के बजट में भी इस बार गैर योजना और योजना मद का जिक्र नहीं होगा, तो उससे पहले ही राज्य सरकार ने भी नीति आयोग की अनुशंसा के आलोक में ये तय किया है और जो बजट आ रहा है उसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय अलग अलग किया गया है। पूंजीगत व्यय में सारे खर्च आएंगे जो राज्य सरकार बन गए और राजस्व व्यय में वो योजनाएं आएगी जो राज्य सरकार लेगी। और इसमें यह भी तय किया गया है केंद्र से आने वाली योजनाओं को भी अलग रखा जाए और राज्य सरकार की जो अपनी योजना होगी उसे अलग रखा जाएगा बजट में। इस तरह के कई नए आयाम को इस बार के बजट में रखने का प्रयास किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगर हम ज्ञान रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब रुक करते हैं इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का। आरएलडी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव उपेंद्र सिरोही ने पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह पर लाखों रुपए में पार्टी का टिकट बेचने का लगाया आरोप।
अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। कहा कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह के खाते में जो रकम डाली थी उसे अजीत सिंह नहीं दे रहे। बुलंदशहर के सियाना सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बस्ती जिले में बीजेपी ने जीआईसी ग्राउंड में कमल मेले का आयोजन किया गया। कमल मेले में बच्चों के लिए मिकी माउस झूला वगैरह भी लगाया गया। वहीं कांग्रेस ने कमल मेले के आड़ में बीजेपी पर आचार संहिता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इस संबंध में पूछे जाने पर जिले के उप निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उन्हें मेला की कोई जानकारी नहीं है। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर में उलेमा काउंसिल ने पोल खोल रैली की। उलेमा काउंसिल ने ये रैली मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पैठ जमाने के लिए आयोजित की। रैली में उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर राशिदी ने समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। अम्बेडकर नगर के कटिहरी विधानसभा क्षेत्र से पीस पार्टी और निषाद एकता के संयुक्त प्रत्याशी अजय सिंह सिपाही पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। अजय सिपाही ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए जिला मुख्यालय पर सैकड़ों समर्थकों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया था। शामली के जिजाना थाना इलाके के दर्जनों गांव में पुलिस ने छापेमारी की। हजारों लीटर कच्ची शराब, चोरी की 2 दर्जन बाइक और एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने इन मामलों में कई लोगों को हिरासत में लिया। विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आजमगढ़ में बच्चों और छात्रों ने एक मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान जिले के डीएम और एसएसपी ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। बदायूं में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले के डीएम ने लोगों की जमकर हौसला अफजाई की। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। युवा कहे डंके की चोट, आई विल वोट। नारी कहे घूंघट की ओट, आई विल वोट आदि स्लोगन लिखे और शहर को जागरूक किया। बांदा पुलिस ने देहात कोतवाली इलाके के जंगल में चलाई जा रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने के साथ ही एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 5 एक नाली और 2 नाली तमंचे, 1 दर्जन कारतूस, कई अधबने शस्त्र समेत असला बनने का उपकरण बरामद किया। दंगल फिल्म की रियल लाइफ की रियल किरदार बबीता फोगाट ने मेरठ जिला प्रशासन के वोटर जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान बबीता की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। बबीता ने महिलाओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की और कहा कि बेटियां किसी भी फील्ड में बेटों से कम नहीं। बबीता ने महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की सीख दी। उन्होंने सभी माता पिता से बेटियों को मौका देने की अपील की। इस कार्यक्रम में बबीता ने कुश्ती प्रतियोगिता का भी आनंद उठाया। वहीं मेरठ की डीएम बी चंद्रकला ने जनता से जमकर मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस 403 में से 105 सीटों पर लड़ेगी, जबकि सपा बाकी 298 सीटों पर। दरअसल सपा और कांग्रेस का गठबंधन एक मजबूरी माना जा रहा है, जिसमें दोनों ही दलों को अपना अपना फायदा नजर आ रहा है। इस गठबंधन का मकसद है बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना। यूपी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि वो अखिलेश की लोकप्रियता के सहारे विधानसभा चुनावों में अपनी नैया भी पार लगा लेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 155 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में नोएडा से पंकज सिंह, इलाहाबाद वेस्ट से सिद्धार्थनाथ सिंह तो लखनऊ कैंट से रीता बहुगुणा को टिकट दिया गया है। पिछले दिनों पार्टी में मची कलह से चुनावी तैयारियों में पिछली समाजवादी पार्टी एक बार फिर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दोबारा सरकार बनाने के दावों के साथ तैयारियों में उतर चुकी है, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल के सुल्तानपुर जिले से होगी। 24 जनवरी को अखिलेश यादव सुल्तानपुर में 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर 2017 का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं।
मिर्जापुर में सपा नेताओं और पुलिस अधीक्षक के बीच मामला गर्माता जा रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन पर सपा जिला प्रवक्ता पर मुकदमा दर्ज किया। एसपी ने पुलिस के मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया। बता दें कि बीती रात एसपी के पार्टी प्रवक्ता स्वामी शरण दुबे की गाड़ी से साड़ियों के बंडल और कपड़े बरामद किए गए। सहारनपुर की देवबंद विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सपा के पूर्व मंत्री की पत्नी को टिकट कटने से नाराज परिजनों और समर्थकों ने पार्टी से बगावत शुरू कर दी। पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा ने समर्थकों की मीटिंग कर पार्टी प्रत्याशी माविया अली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा ने राजेंद्र राणा की पत्नी मीना राणा का टिकट काटकर कांग्रेस छोड़कर आए मौजूदा विधायक दल बदलू माविया अली को दे दिया, जिसके बाद सपा से नाराज मीना राणा और शाहजहांपुर में बसपा प्रत्याशी ने बेहद ही सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। तो बसपा प्रत्याशी ने बेहद ही सादगी के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते बसपा प्रत्याशी के साथ कुल 5 लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रिजवान अली उर्फ भोले मियां ददरौल विधानसभा से बसपा के टिकट पर दूसरी बार चुनावी मैदान में है। चुनाव को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। संत कबीर नगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1,13,000 रुपए बरामद किए हैं। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।